वेलकम टू जीएमआर ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में एंड देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज आज अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्लास में आज अपने पास में एमसीक्यू है दैट इज विंडो पीरियड मीन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है। दैट्स मीन्स कि विंडो पीरियड भी अपनी ही मेडिकल लाइन के अंदर एक टॉपिक है, एक कंटेंट है जिसको अपन को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि एन इन्फेक्शन, टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के बाद में जो एंटीबॉडीज का डिटेक्शन होता है, क्या वो विंडो पीरियड है? ओके, सेकंड ऑप्शन है दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, कि किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है और उसका पहला साइन और सिम्टम आ रहा है, क्या ये विंडो पीरियड है? थर्ड है टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बीच का जो टाइम है वो विंडो पीरियड कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी से नन ऑफ दीज। ओके, तो ध्यान दीजिएगा विंडो पीरियड क्या होता है। अपन टॉपिक पे आते हैं, विंडो पीरियड। क्लियर? विंडो पीरियड क्या है स्टूडेंट्स? विंडो पीरियड उसे बोला जाता है कि जब किसी पर्सन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, जब भी किसी पर्सन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, वो उसको क्या लगा कि वो ही और शी विल नॉट वेल, नॉट हेल्दी, तो वो कहाँ जाएगा? लेबोरेटरी में जाएगा, लैब में जाएगा, या फिर पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको टेस्ट लिखेंगे, या फिर कुछ सेल्फ जो आप अपना खुद की स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट लेबोरेटरी में जाते हैं और अलग अलग टेस्ट वो दे कैन प्रिफर। ठीक है, तो क्या करा डॉक्टर ने, क्या करा, अपन डॉक्टर को लेके चलते हैं कि डॉक्टर ने क्या करा, लेबोरेटरी में भेज दिया है क्लाइंट को और बोला है कि आप जैसा जस्ट फॉर एग्जांपल आप टाइफाइड का ले लो, टाइफाइड का टेस्ट ले लो, टाइफाइड का ले लो, या फिर HIV का ले लो। ठीक है, कोई सी भी एक इन्फेक्टिशियस डिजीज लेते हैं अपन, HIV ले लेते हैं। ठीक है, तो HIV का क्या कराने जा रहे हैं, टेस्ट कराने जा रहा है कोई भी पर्सन, तो जब उसके ब्लड के अंदर उसके एंटीबॉडीज मिलेंगे, ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी मिल जाएंगे, या फिर लेबोरेटरी वाला कंफर्म कर देगा कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट टाइप ऑफ डिजीज, तो वो क्या कहलाता है? विंडो पीरियड कहलाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि व्हेन अ पर्सन इज कमिंग इन कांटेक्ट विद एनी इन्फेक्शन और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में वो कहाँ जा रहा है कंफर्म कराने के लिए? लेबोरेटरी में जा रहा है, और वहां पर लेबोरेटरी में क्या हो रहे हैं? उसके सीरोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और सीरोलॉजिकल टेस्ट होने की वजह से वो उसको क्या पता चल रहा है? कंफर्म डेटा मिल रहा है कि वो क्या है? इन्फेक्टेड है फलाना डिजीज से। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो मैंने समझाया है उसके रिगार्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, कि ऐसा टाइम पीरियड जब आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज मिल रही हैं, वो क्या कहलाता है? विंडो पीरियड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विंडो पीरियड कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका विंडो पीरियड का? दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास है दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। तो देखो, जब भी किसी पर्सन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, उसका पहला साइन एंड सिम्टम आना क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, कि जब भी किसी पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी इन्फेक्शन की एंट्री हो रही है और उसके अंदर सबसे पहला साइन और सिम्टम जो आ रहा है, ठीक है, साइन और सिम्टम्स जो आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। तो ये सेंटेंस तो किसकी डेफिनेशन हो गई? दिस सेंटेंस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड। यस, आपने यही स्टडी करी है कि पहले साइन एंड सिम्टम का अपीयर होना आफ्टर एनी इन्फेक्शन इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। और जो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा वो किसकी है? दैट इज योर विंडो पीरियड। ये किसकी डेफिनेशन है? विंडो पीरियड की डेफिनेशन है। क्लियर हुई दोनों? अब अपने पास में थर्ड ऑप्शन और है, उसमें बोला गया है टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कि आप डायग्नोस्ड हो गया है पेशेंट, ठीक है, कि दैट मीन्स क्या है कि जो क्लाइंट है वो डायग्नोस्ड हो गया है किसी भी डिजीज से, और वो क्या ले रहा है? उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, और उन दोनों का बीच का जो समय है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो समय है
उस फेज को बोला जाता है दैट इज नोन एज रिकवरी फेज। ठीक है, बोल सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा कुछ फेज होता नहीं है, लेकिन आप इससे ये अनुमान लगा सकते हो कि टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज नोन एज अ रिकवरी फेज। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑप्शन था अपने पास में वो क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज विंडो पीरियड। क्लियर है? ओके। एंड जो जैसे कि जैसे HIV में है, HIV में डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं टू कंफर्म द HIV, राइट। तो एलिजा टेस्ट है, जैसे कि और भी बहुत सारे टेस्ट है। तो देखो एलिजा टेस्ट से जब भी HIV का पता लगाएंगे तो इट विल टेक 3 मंथ्स और 90 डेज फॉर विंडो पीरियड, कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पता लगाने के लिए 3 महीने वो लगते हैं। तो अलग अलग विंडो पीरियड जो मोस्टली देखा जाता है वो इन्फेक्टिशियस डिजीज में देखा जाता है। किसमें देखा जाएगा? इन्फेक्टिशियस डिजीज में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे। ठीक है, कि बॉडी के अंदर जब एंटीजन जाता है तो उसके अगेंस्ट में क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो जिन में एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन हो रही है उन्हीं का ही विंडो पीरियड होता है, अदरवाइज अलग बीमारियों का विंडो पीरियड नहीं होते हैं। तो इन्फेक्टिशियस डिजीज के ही विंडो पीरियड होते हैं। तो विंडो पीरियड किस में देखने को मिलेगा? इन्फेक्टिशियस डिजीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये अभी कहीं बुक वगैरह में कहीं भी नहीं मिलेगा। जो भी अपन क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आपको कहीं ना कहीं आपके कंटेंट से रिलेटेड मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, कॉम्पिटेटिव या प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज की स्टडी क्यों की जाती है? फॉर क्लियरिंग आवर कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए आप एमसीक्यूज की स्टडी करते हो, और आप डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सको, इसलिए आप एमसीक्यूज की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है आज, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ICN? क्लियर है? व्हाट इज ICN? ICN इज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। व्हाट इज ICN? ICN क्या है? दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, यही है ICN। ओके, अब देखो दो तरीके की रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, एक होती है नेशनल और एक होती है इंटरनेशनल। जो इंडिया लेवल पे है दैट इज नेशनल, और जो इंडिया की बाहर की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं दीज आर नोन एज इंटरनेशनल, राइट। तो नेशनल और इंटरनेशनल में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन? इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है, दैट इज ICN। कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, किसी में 4 लगा हुआ होता है, किसी में ऑफ लगा हुआ होता है, किसी में नर्सेस में S नहीं होता। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट आपके पूछ सकते हैं कि ICN की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ये पूछा गया है इसमें क्वेश्चन कि उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है। क्लियर है? ये क्या है? दिस इज द लोगो ऑफ ICN, दिस इज द लोगो ऑफ ICN। अपने पास में ऑप्शन देखिए क्या क्या है। एनिटी कैनेडी, ओके, एनिटी कैनेडी। ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज पमीला सिप्रियानो, एंड थर्ड है दैट इज लीजा लिटिल, और डी है दैट इज कैरन बुजरो, कैरन बुजरो। ठीक है, दीज 4 ऑप्शंस व्हिच वी आर हैविंग फॉर डिटेक्टिंग द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ICN के करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ICN की करंट प्रेसिडेंट जो है वो है Pamela Cipriano. Pamela Cipriano is the current president of ICN. चेंज हो गई है। कब चेंज हुई? 6 अक्टूबर 2021 में। कब चेंज हुई? सॉरी, ये जो है वो कब चेंज हुई है? एनिटी कैनेडी कब चेंज हुई है? कब चेंज हुई? 6 अक्टूबर 2021 को चेंज हो गई है। इट मींस 6 अक्टूबर 2021 के अंदर जो नई प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है दैट इज पमीला सिप्रियानो। क्लियर है? अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ICN, तो योर राइट आंसर इज दी पमीला सिप्रियानो। क्लियर है? हर 4 साल के अंदर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ओके, तो ये कौन थी? ये प्रीवियस थी। कब बनी थी ये बनी थी आपकी जून 2017 से लेकर 2021 तक। ठीक है, कौन? एनिटी कैनेडी। और जो पमीला बनी है वो कब बनी है? 6 अक्टूबर
2021। ठीक है, बात समझ में आई? ओके। आईसीएन एस्टैब्लिश कब हुआ था? आईसीएन की अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख ले तो आईसीएन डियर स्टूडेंट एस्टैब्लिश हुआ था 1899 के अंदर। कि जो आईसीएन है वो एस्टैब्लिश हुआ था कब? 1899 के अंदर, 1899 के अंदर। ओके। कैसी बॉडी है? इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, सबसे वाइडेस्ट इंटरनेशनल नर्सेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसके अंदर आईसीएन के अंदर देखा जाता है कि आपके इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड 37 मिलियन नर्सेस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। किसके साथ में? आईसीएन के साथ में। बहुत सारे फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी आईसीएन के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन और है, दैट इज लीजा लिटिल और दी कैरन बुजरो। ठीक है, लीजा लिटिल, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ, तो यहाँ तक आप एक बार और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। जो लीजा लिटिल है, जो देखिए जो लीजा लिटिल है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है? वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है। और जो कैरन बुजरो है वो कौन है? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। इस बार 3 वाइस प्रेसिडेंट बने गए हैं इलेक्शंस के थ्रू 2021 में। ठीक है, वो कौन है? कैरन बुजरो जो है वो है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। और जो थर्ड वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है दैट इज लीजा लियान हुएंग। लीजा लियान हुएंग इज अ थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएन। क्लियर है? दैट इज लीजा या फिर लीजन। ठीक है, लीजन है, सॉरी, लीजन लीजा लियांग हुएन। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए, ठीक है, दैट इज वॉज कि हर साल आईसीएन क्या करती है स्टूडेंट? हर साल आईसीएन क्या करती है? थीम देती है। कब? 12 मई को। अब ऐसा नहीं है कि 12 मई को ही थीम देगी, नहीं, हर साल के लिए एक थीम दी जाती है। किसके लिए? नर्सेस, इंटरनेशनल नर्सेस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और उस थीम के ऊपर सेलिब्रेशन किया जाता है कब? 12 मई को, मतलब 12 मई। ठीक है, तो इस साल की जो 2022 की जो थीम है वो क्या है? अभी आप देख लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, वो क्या है? दैट इज नर्सेस अ वॉइस टू लीड। नर्सेस अ वॉइस टू लीड, ये हर थीम के आगे लगा हुआ होता है। ठीक है, आज की इस साल की जो थीम है, जब 12 मई आएगा तब इस थीम के ऊपर सेलिब्रेट किया जाएगा। वो थीम क्या है? इन्वेस्ट इन नर्सिंग, कि नर्सिंग में इन्वेस्ट कीजिए एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू ऑल, रेस्पेक्ट राइट्स टू ऑल, सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। रेस्पेक्ट करने हैं जो भी राइट्स बने हुए हैं। ठीक है, और उन राइट्स के ऊपर ही क्या करना है? ग्लोबल हेल्थ प्रोवाइड करनी है। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रोवाइड करनी है। तो दिस इज द थीम ऑफ 2022, दिस इज द थीम ऑफ 2022। ठीक है, जिसपे सेलिब्रेशन किया जाएगा कब? इंटरनेशनल नर्सेस डे पे, मतलब 12 मई पे इस पे क्या किया जाएगा? सेलिब्रेशन किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीजी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। की क्वेश्चन आया है जो बीसीजी है वो कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। तो आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बहुत सारी क्या है? इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और प्रेग्नेंट मदर के लिए क्या बनाई गई हैं? खूब सारी वैक्सीन बनाई गई हैं। वैक्सीन क्यों बनाई जाती हैं? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो प्रिवेंटिव क्या करना है? प्राइमरी प्रिवेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या बनाई गई हैं? वैक्सीन बनाई गई हैं, इम्यूनाइजेशन बनाया गया है। बात समझ में आई कि इम्यूनाइजेशन किस तरीके का प्रिवेंशन है? दैट इज योर प्राइमरी प्रिवेंशन। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी आप क्लास देख रहे हैं, यू हैव टू टेक अ नोटबुक एंड पेन, आप सब चीजें लिखिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो क्या क्वेश्चन है? दैट इज बीसीजी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। तो जो बीसीजी है वो किस में आता है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन बनाई गई हैं इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, या फिर मदर के लिए। ओके,
तो इसमें से अपन पहली वैक्सीन का पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट BCG। तो BCG का फुल नाम क्या है, दैट इज व्हाट बैसिलस कैलमिटी गुइरिन, दिस इज योर फुल फॉर्म ऑफ BCG। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि BCG का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज बैसिलस कैलमिटी गुइरिन। ठीक है, ये नाम किसने दिया, ये जो नाम है दैट इज स्टूडेंट एल्बर्ट कैलमिटी एंड कैमिले गुइरिन ने, दोनों साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस BCG की क्या करी थी स्टूडेंट, खोज करी थी। इन्होंने इस BCG की खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। क्या करी थी, किसने करी थी, एल्बर्ट कैलमेटे एंड कैलम गुइरिन ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बैसिलस कैलमेटल गुइरिन। ये जो सरनेम है वो तो यहाँ पर आ गए। अब जो बैसिलस है, ये बैसिलस इसको क्यों दिया, क्योंकि एक बैक्टीरिया से BCG की वैक्सीन बनाई गई है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, दैट इज योर माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस निकल गए हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए जो BCG वैक्सीन है स्टूडेंट्स, वो कब दी जाती है, गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, की बर्थ के टाइम पे दी जाती है। बात समझ में आई, ओके। कौन सा रूट है इसका जो रूट है दैट इज वाज इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल इसका क्या है, रूट है। ठीक है, इंट्राडर्मली रूट से क्या दी जाती है, BCG वैक्सीन दी जाती है। ओके ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। कौन से किस बैक्टीरिया से बनाई गई है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनाई गई है। तो BCG कैसी वैक्सीन है, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब ये कैसी है, लाइव है। ठीक है, दो फॉर्म में मिलती है वैक्सीन, ये दो फॉर्म में मिलती है, एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है, एक लिक्विड फॉर्म में मिलती है और दूसरी कौन से फॉर्म में मिलती है, पाउडर फॉर्म में मिलती है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में मिलती है। तो जब पाउडर फॉर्म की जो BCG है उसको अपन पाउडर में तो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तो उस पाउडर फॉर्म को किस में मिलाया जाता है, नॉर्मल सलाइन। BCG ऑलवेज मिक्स्ड विथ नॉर्मल सलाइन, और उसके बाद में पर्सन को दिया जाता है। उसके बाद में चाइल्ड को, नॉट चाइल्ड, उसके बाद में जो न्यूबॉर्न है उसको एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर इन्फेंट को दिया जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है, इस पे भी देखो क्वेश्चन बन गए। कब देते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ पे देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बर्थ पे नहीं दिया है तो अपन अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं, नॉट बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल के बाद में नहीं देते। तो 1 ईयर तक BCG वैक्सीन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, उसके बाद में एडमिनिस्टर्ड नहीं करनी है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना कि किस रूट से दे रहे हैं, इंट्राडर्मल रूट से दे रहे हैं। ओके, किस तरीके की फॉर्म हो, कैसी वैक्सीन है, लाइव है, किल्ड है या टॉक्सॉइड है, लाइव एटीन्यूएटेड है, मतलब जो एंटीजन जाएगा वैक्सीन का वो कैसा जाएगा, लाइव जाएगा, और बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, अब लाइव है तो तुम सोचोगे ये तो पर्सन को, मतलब बच्चे को क्या कर सकती है, ट्यूबरक्लोसिस कर सकती है। तो बिल्कुल कम अमाउंट में दिया जाता है कि जो बीमारी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जरूर बना सकती, जिससे आप भविष्य में क्या हो सकते हो, इससे बच सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई। कैसा फॉर्म होती है, दो फॉर्म में मिलती है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म को अपन डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, वी हैव टू मिक्स विद सम फ्लूइड एंड द फ्लूइड इज यूज्ड इज दैट इज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो BCG वैक्सीन है कब दे रहे हैं, एट बर्थ पे देते हैं। ठीक है, एट बर्थ पे देते हैं। तो एट बर्थ से लेकर 28 डेज तक जो अमाउंट दिया जाएगा इसका स्टूडेंट, वो देते हैं 0.05 ml, 0.05 ml। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं कि 28 से लेकर, मैंने अभी बोला था कि 1 ईयर तक दे रहे हैं, तो 28 डेज से लेकर
1 ईयर तक कितना अमाउंट दे सकते हैं इसका, दैट इज 0.1 ml देते हैं। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट था उसका जो रेंज है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो 0.05 ml अप टू 1 मंथ या फिर 28 डेज बोल सकती हूँ। और 28 डेज से, अगर क्वेश्चन में डेज में पूछ रहा है तो 28 डेज से 1 ईयर तक जो अमाउंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 0.1 ml, 0.1 ml। ठीक है, अब ये कौन से बैक्टीरियम से बन रही है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से बन रही है। तो माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो आपके इंडिया के अंदर ही एक लेबोरेटरी में बनता है। कहाँ पे बनती है बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन कहाँ बनेगी, एक लेबोरेटरी में बनेगी। कहाँ बनेगी, एक लेबोरेटरी में बनेगी। और ये जो लेबोरेटरी है वो उसकी लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज ग्विंडी में। कहाँ पर है ये, चेन्नई के अंदर, चेन्नई के अंदर। और चेन्नई कहाँ है स्टूडेंट्स, इंडिया में ही है। तो वहां पर क्या है, इसकी लेबोरेटरी सिचुएटेड है। क्लियर है, इसकी लेबोरेटरी सिचुएटेड है। ओके, तो इससे रिगार्डिंग देखिए अपन ने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अब बीसीजी देते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीजी जिस सिरिंज से दी जाती है, जिस सिरिंज से दी जाती है उस सिरिंज का नाम होता है दैट इज व्हाट, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। ठीक है, और कितने गॉज की होती है, 26 गॉज की इसकी जो निडल है वो होती है। और किस रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, इंट्राडर्मली दिया जाता है। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म में देंगे और इंट्राडर्मली क्या दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन जो है दी जाती है। ठीक है, ओके, अब ये जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है इसका एक और नाम है दैट इज व्हाट, ओमेगा स्टैट सिरिंज, ओमेगा स्टैट सिरिंज भी इसको बोलते हैं। यूजिंग फॉर व्हाट, यूजिंग फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द बीसीजी वैक्सीन टू द न्यूबॉर्न और टू द इन्फेंट। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंट्राडर्मल। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इंट्राडर्मल, कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि when baby is considered as extreme preterm, कि कब बेबी को एक्सट्रीम प्रीटर्म बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 at 41 वीक्स, ऑप्शन नंबर 2 at 32 से 37 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 28 से 32 वीक्स, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 28 वीक्स, 28 वीक्स। ये अपने पास चार क्या है ऑप्शंस है, इसमें अपन को राइट आंसर निकालना है। कैसे ढूंढेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर content. If we don't have any knowledge regarding this, we cannot solve the question. Okay, तो ध्यान दीजिए, टर्म बेबी समझेंगे पहले, फिर प्री टर्म समझेंगे, फिर पोस्ट टर्म समझेंगे। कि जब बच्चा कब जन्म ले रहा है, टर्म टाइम पे ले रहा है, टर्म पीरियड पे ले रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, हेल्दी न्यूबॉर्न कहलाएगा। देन द जो ऑफस्प्रिंग है या जो बेबी है वो क्या कहलाएगा, न्यूबॉर्न कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, देखो जो टर्म बेबी होते हैं, ठीक है, टर्म बेबी वो जन्म कब लेते हैं, 37 वीक से 42 वीक्स के दौरान। कि इस वीक्स में जो गेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स का जो होता है, उस 9 मंथ्स को आप वीक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। और जो 37 वीक से 42 वीक्स के बीच में जो बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है, बच्चा क्या ले रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है मदर के वॉर्म से, वो क्या कहलाता है, टर्म बेबी कहलाता है। बात समझ में आई? ओके, अगर 37 वीक से कम बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, कब लेगा, 37 वीक से कम जब बच्चा क्या लेगा, जन्म लेगा, तब अपन उस बच्चे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्री टर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्री टर्म, मतलब टर्म से पहले, तो क्या हो गया, प्री टर्म हो गया। अगर बच्चा जो क्या कर रहा है 42 वीक्स के बाद में जन्म ले रहा है, कब ले रहा है, 42 वीक्स के बाद में, तब उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म बोलेंगे। कि जो टर्म पीरियड था वो तो निकल चुका और उसके बाद में बच्चा क्या हो गया है, डिलीवर्ड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो हेल्दी बेबी है, जो हेल्दी बेबी है वो कब कहलाएगा, टर्म पे ही कहलाएगा। ठीक है, प्री टर्म वाला भी क्या होगा, अनहेल्दी होगा, हाई रिस्क पे होगा। और ये वाला भी जो पोस्ट टर्म बेबी है वो भी कैसा रहेगा, अनहेल्दी रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी बच्चा क्या हो रहा है 37 वीक से कम हो रहा है, तब अपन उसको क्या बोल रहे हैं, प्री टर्म बोल रहे हैं। तो 37 वीक से लेकर 34 वीक्स तक,
ठीक है, 34 वीक से लेकर 32 वीक्स तक, इनको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए, आप नोट में लिख लीजिए। और 32 वीक से लेकर 28 वीक्स तक और लेस देन 28 वीक्स तक, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नॉर्मल ऑफ डिलीवरी जब 40 वीक्स पे हो रही है या फिर 37 से 42 वीक्स पे हो रही है, वो क्या कहला रहा है? एकदम टर्म बेबी डिलीवर्ड कहला रहा है, हेल्दी बेबी कहला रहा है। तो जब 37 वीक से कम हो रहा है तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं? प्री टर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्री टर्म बोल रहे हैं। अब 37 से भी 34 वीक्स के बीच में हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं लेट प्री टर्म। क्या बोलते हैं? लेट प्री टर्म उसको बोलते हैं। अगर बच्चा 34 से लेकर 32 में जन्म ले रहा है तो उसको बोलेंगे दैट इज व्हाट? मॉडरेट प्री टर्म। मॉडरेट प्री टर्म, क्लियर है? और जब बच्चा कब जन्म ले रहा है? 28 से 32 लिखूं या 32 से 28 लिखूं, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग इन रिगार्डिंग प्री टर्म बेबी, ठीक है। तो 28 से 32 वीक्स के बीच में जब हो रहा है तब उसको बोलते हैं वेरी प्री टर्म। अब आप बोलोगे लो बर्थ वेट बेबी बोलो ना, यहाँ पे वो अलग है, वो वेट के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे गेस्टेशनल पीरियड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वेरी प्री टर्म बोलेंगे। और 28 वीक से भी पहले या 28 वीक्स के बाद में क्या हो रहा है? सॉरी, 28 वीक्स के बाद में जब बच्चा क्या ले रहा है? जन्म ले रहा है, उसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम प्री टर्म उसको बोलेंगे। बात समझ में आई? देखिए अपन ने, अब आप इस कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल पीरियड। यहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गेस्टेशनल पीरियड हेल्दी कौन सा है, अनहेल्दी कौन सा है, और अनहेल्दी में क्या क्या कैटेगरीज हैं। देखिए, तो टर्म बेबी कब जन्म लेगा? 37 से 42। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, कब? 37 से 42 वीक्स पे, क्लियर है? अगर 42 वीक्स के बाद में हो रहा है तो अपन उसको पोस्ट टर्म बोल रहे हैं। 37 वीक से पहले हो रहा है तो अपन उसको प्री टर्म बेबी बोल रहे हैं, ठीक है। बच्चे के देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से नहीं होता, अपन एमसीक्यूज और इसके सॉल्व करेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। तो 37 वीक्स के बाद में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्री टर्म बोलेंगे। अब प्री टर्म की कितनी कैटेगरीज हो गई? देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ प्री टर्म, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर 28 हफ्ते से पहले बच्चे ने जन्म ले लिया है, डिलीवर्ड हो गया है, तो वो एक्सट्रीम प्री टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम प्री टर्म कहलाएगा। समझ गए? कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया? ओके। अगर 28 से 32 तक ले रहा है, 28 से नीचे एक्सट्रीम प्री टर्म, 28 से 32 में ले रहा है दैट इज वेरी प्री टर्म, वेरी प्री टर्म। और ठीक है, 32 से 34 में ले रहा है बच्चा जन्म, तब उसको क्या बोलेंगे? दैट इज योर मॉडरेट प्री टर्म। और 34 से लेके 27 तक ले रहा है तब उसको बोलेंगे लेट प्री टर्म। क्लियर है कंसेप्ट? यस, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला गया कि व्हेन बेबी इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रीम प्री टर्म, तो एक्सट्रीम प्री टर्म का अपना कौन सा मैच हुआ? दैट इज व्हाट? एट लेस देन 28 वीक्स, एट लेस देन 28 वीक्स। So this is the right answer of this question according to the gestational period. This is the right answer of this question. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेटा एक एक क्वेश्चन को टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपन उसको सॉल्व कर सके। इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं अपन उसको सॉल्व कर सके। मैं डायरेक्ट आंसर बता सकती हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ, बट डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आपका इस इजी हो जाएगा सब चीजें समझना जब भी आप अपना एग्जाम को फाइट करोगे, ठीक है। इजीली आपको रिमेम्बर हो जाएगा कि यस इतने से इतना ऐसे था, अपन ने ये पढ़ा था, ओके, ये डिस्कस किया था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? इट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये क्या है, बिल्कुल एवरेज बच्चे या टॉपर्स जो हैं या फिर एवरेज से बिलो हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो अपन जैसे जैसे स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मेहनत करते रहिए और आप इजीली हर चीज को अपने फिंगर टिप्स में कमांड बना के रखिए, जैसे बिलो एवरेज, एवरेज और जो टॉपर्स हैं वो भी क्या कर सके, अपना कमांड बिल्कुल मेंटेन करके रखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? दैट इज 7.35 से लेके 7.45। ये क्या है? नॉर्मल पीएच है।
अब इसमें ऑप्शन क्या आए हैं देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 7.35, सेकंड है 7.45। ये क्वेश्चन आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लिया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में तो अपन क्या कर रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं, ये तो आप डायरेक्ट देखते ही बताओगे ना। तो 7.35 से 7.45 और राइट आंसर क्या है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, कि 7.35 भी होता है, 45 भी होता है और ये इसकी रेंज हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 1992, ऑप्शन नंबर बी that is 1920, option number C that is 1980 and option number D that is 1958। तो देखो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जो नेशनल लेवल पे, यहाँ पे इंडियन आ गया ना, दैट इज नेशनल, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल होता वो इंटरनेशनल बॉडी होती, क्योंकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी टाई अप है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से। किससे टाई अप है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो एब्रीवेशन है शॉर्ट में दैट इज IRCS, इसको क्या बोलते हैं, IRCS भी इसको बोला जाता है इन द शॉर्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं, IRCS, ठीक है। IRCS क्या है, ये एक इंटरनेशनल है, तो इसका हेडक्वार्टर का होगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन जो बॉडी है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ओके, ध्यान दीजिए न्यू दिल्ली के अंदर एक और हेडक्वार्टर है अपना, किसका, INC का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, कि INC का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर ही है। ओके, ये एस्टैब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन दैट इज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या पर्पस है, इसका पर्पस जो है वो है दैट इज योर ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमंस को सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब आप पूछोगे किस तरीके की सर्विसेज, तो आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली के अंदर इसका बहुत अच्छा खासा बड़ा सारा ब्लड बैंक बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे सर्विसेज हैं जिसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी प्रमोट करता है कि आप जो लोग हैं यहाँ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसको क्या कर सके, उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो अपना बहुत ही ज्यादा भागीदारी निभाती है। ह्यूमैनिटेरियन पर्पस है इसका। एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी, एक इंटरनेशनल बॉडी ही है, उसी का एक यहाँ पर नेशनल लेवल पे एक क्या हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है, उसी से टाई अप है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से। और एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी। कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, दैट इज IRCS। तो राइट आंसर क्या होगा, दैट इज 1920 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सब्जेक्ट का है, ओबीजी सब्जेक्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज, कि इनमें से हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन सा है प्रेगनेंसी का। तो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है दैट इज प्री हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी है दैट इज एक्लैम्सिया और ऑप्शन नंबर डी है दैट इज नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, देखिए कि हाइपरटेंशन कब हो रहा है, प्रेगनेंसी में हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभी अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120 से लेकर कितना, ओवर 80, इसकी यूनिट कितनी है, mm of Hg इसकी यूनिट है। तो 120 से लेकर अपॉन में कितना आता है, 80, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ये क्या है,
दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब थोड़ा एबनॉर्मल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में पूछ लूं प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन मतलब बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन। ठीक है, बॉर्डरलाइन के बाद में क्या होता है, हाइपरटेंशन ही होगा। तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इन शॉर्ट हाइपरटेंशन वी कैन राइट एज HTN, एंड स्टेज नंबर 2 हाइपरटेंशन, ये भी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हाइपरटेंशन का स्टेज 2 है उसमें कितना डाटा आता है, कितना कितना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आता है हाइपरटेंशन का उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस से अपन स्टार्ट करते हैं कि हाइपरटेंसिव जो क्राइसिस है वो कब देखने को मिलेगा, कि जब बीपी क्या हो जाएगा, 180 से अबव हो जाएगा सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक है वो कितने से अबव होगा, 120 से अबव होगा। कितने से अबव होगा, 120 से। प्री हाइपरटेंशन क्या है, जब बीपी किस रेंज में आएगा, 120 से 129 की रेंज में आएगा, और ये जो 80 से नीचे नीचे ही होगा, या फिर ये भी 80 या इक्वल टू अपन इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, प्री हाइपरटेंशन है। क्या है यहाँ पे, प्री हाइपरटेंशन है कि 120 से लेके 129। स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होती है, दैट इज 130 से लेकर 139 के बीच में। और यहाँ पर जो रेंज होगी किसकी, ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मैं देखो ऐसे पार्टीशन कर देती हूँ, ये बात हो रही है डायस्टोलिक की, और इधर बात हो रही है सिस्टोलिक की। ठीक है, यहाँ लिख दें, देखो नोटबुक लेके रखोगे, खुद अपने हैंड राइटिंग से खुद लिखोगे, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्टेज 1 हाइपरटेंशन में कितनी है, 130 से 139, और डायस्टोलिक में कितनी हो जाएगी, 80 से लेकर कितना, 90 mm, या फिर 89 ले लो आप, 89 mm Hg। कितना है, 89 mm Hg। ठीक है, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन है वो कितना हो जाता है, मोर देन 140, मोर देन 140, और यहाँ पर मोर देन 90 mm Hg। क्लियर हुआ कि हाइपरटेंशन अपन ने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 over 80 mm Hg। उसके बाद में अपन ने देखा है दैट इज वाज प्री हाइपरटेंशन की जो पर्सन है वो प्री हाइपरटेंशन की फेज में जब है, दैट मींस कि वो बॉर्डर लाइन पर है। तो बॉर्डर लाइन पर है तब उसका बीपी कितना आ रहा है, 120 से 129 mm of Hg के बीच में उसका सिस्टोलिक आ रहा है, और डायस्टोलिक उसका नॉर्मल ही है, 80 है। तो वो क्या कहलाएगा, बॉर्डर लाइन कहलाएगा। क्लियर। जब ब्लड प्रेशर जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन की जब स्टेज 1 में होता है, तो स्टेज 1 वाले जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनका जो ब्लड प्रेशर का रेंज होगा वो 130 से लेके 139 रहता है, और 80 से लेके 89 mm Hg उनका डायस्टोलिक रहता है। ठीक है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर जो बीपी है वो कितना रहेगा, सिस्टोलिक 140 या 140 से ज्यादा, 140 या फिर 140 से ज्यादा, और जो डायस्टोलिक है, दिस इज सिस्टोलिक, दिस इज डायस्टोलिक, डायस्टोलिक है वो कितने से ज्यादा हो जाएगा, 90 mm of Hg से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंट्रोल में नहीं आई कंडीशन, तभी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसके अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज्यादा हो जाता है, और डायस्टोलिक 120 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर मैं आपके अपन क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी से पढ़ना जरूरी था, हाइपरटेंशन के बारे में जान लेना। तो प्रेगनेंसी के अंदर जब हाइपरटेंशन होता है बेटा, तब वो क्या कहलाता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब क्या कहलाएगा, कि ब्लड प्रेशर का कितने से ज्यादा होना, 140 over 90 mm Hg से ज्यादा होना, या फिर इतने पर ही रहना। क्लियर है, वो क्या कहलाएगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाएगा। अगर इस गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ में, जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है, तब वो क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, वो कहलाएगा आपका प्री एक्लैम्सिया। ठीक है, एक क्या है,
डिसऑर्डर है, क्या कहलाएगा, प्री एक्लेम्शिया। अब इस प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ में, ठीक है, कि प्री एक्लेम्शिया के अंदर क्या क्या आ गया, हाइपरटेंशन आ गया प्लस प्रोटीन यूरिया आ गया। इसके साथ साथ में उस क्लाइंट के अंदर, उस मदर के अंदर क्या देखने को मिल रहे हैं, कॉमा भी देखने को मिल गया, या फिर कन्वर्शन, पहले कन्वर्शन को प्रायोरिटी देंगे फिर कॉमा को, कि प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ में कन्वर्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, तो कन्वर्शन के साथ में क्या पता एक कॉम्प्लिकेशन कॉमा भी देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लेम्शिया। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए लिया है ये, ठीक है, अपन जितना भी डिस्कस कर रहे हैं सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन व्हेन द मदर इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर इन द रेंज ऑफ 140 over 90 mm of Hg and with the gestational hypertension there is a protein urea, it is known as preeclampsia, and with preeclampsia there is incidence of convulsion and coma as well as this is known as your eclampsia. These are the condition which can happen in the gestational period and in the pregnant women. Okay, so question देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था hypertensive disorder of pregnancy is स्टेज 2 हाइपरटेंशन जो है वो नॉर्मल होती है, उसको अपन प्री एक्लेम्शिया नहीं बोल रहे, अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो रहा है तो दो ही कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज हैं। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है जिसमें बीपी चेंज होता है, बीपी के साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा है, तो वो प्री एक्लेम्शिया हो जाएगी, और बीपी चेंज भी हो गया है, बीपी बढ़ गया है, हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया भी है, साथ में कन्वर्शंस भी हो रहे हैं, जो मदर है वो कोमा में भी जा चुकी है, वो किस में चला जाएगा, एक्लेम्शिया की कंडीशन में चली जाएगी मदर, ठीक है। तो जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है वो नॉर्मल लोगों में देखने को मिलता है, मतलब नॉट इन द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, प्री हाइपरटेंशन ये भी प्रेगनेंसी में देखने को टर्म यूज में नहीं ली जाती, जो एक्लेम्शिया है वो यूज में ली जाती है। ओके, तो देखिए जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज योर एक्लेम्शिया। अगर यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया होता, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन होता, तो ऑल ऑफ द अबव हो सकता था ऑप्शन अगर होते तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज व्हाट, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्लेम्शिया। कि एक्लेम्शिया के अंदर अपन क्या क्या देख रहे हैं, हाइपरटेंशन के साथ साथ में क्या क्या देख रहे हैं, हाइपरटेंशन के साथ साथ में क्या क्या देख रहे हैं, प्रोटीन यूरिया, साथ में प्लस प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, साथ में कन्वर्शंस, और कन्वर्शंस के साथ में मे बी और मे नॉट बी अकरेंस ऑफ द कोमा, एंड इन द अकरेंस ऑफ कोमा दिस इज नोन एज एक्लेम्शिया, दिस इज नोन एज एक्लेम्शिया। क्लियर है क्वेश्चन? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते, देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, eclampsia is this is also related to previous question, this question is also related to previous question. Okay, eclampsia is mostly seen at, कि eclampsia सबसे ज्यादा कब देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 है that is what, एंटीपार्टम पीरियड, ऑप्शन 2 है इंट्रापार्टम, एंड ऑप्शन सी दैट इज पोस्टपार्टम पीरियड, और ऑप्शन डी दैट इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी। ओके, एंटीपार्टम जो पीरियड है स्टूडेंट्स, वो कब बोलते हैं, जब क्या हो, जब डिलीवरी से पहले का टाइम हो, द पीरियड बिफोर डिलीवरी, कि डिलीवरी से पहले का समय क्या कहलाता है, एंटीपार्टम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीपार्टम पीरियड। ओके, इंट्रापार्टम किसको बोलेंगे, द टाइम ड्यूरेशन या फिर पीरियड, द पीरियड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कि डिलीवरी के समय में जो डिलीवरी जब हो रही है उस समय को क्या बोलेंगे, इंट्रापार्टम पीरियड। जब डिलीवरी हो रही है तब उसको क्या बोलेंगे, इंट्रापार्टम पीरियड, और जब डिलीवरी नहीं हो रही थी उससे पहले के समय को क्या बोल रहे थे, एंटीपार्टम पीरियड। जब डिलीवरी हो गई है, ठीक है, द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, या आफ्टर द बर्थ, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड। और व्हाट इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, द एक्शन, देखो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ, कि जब मदर है क्या कर रही है, जन्म दे रही है एक बच्चे को, उस फेज को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, कि जब मदर है वो बच्चे को क्या कर रही है,
डिलीवर्ड कर रही है उसको क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए जो एक्लेम्शिया है वो मोस्टली कब देखने को मिलता है, एक्लेम्शिया मोस्टली देखने को मिलेगा दैट इज योर एंटीपार्टम पीरियड। दिमाग लगाइए कब देखने को मिलेगा, एंटीपार्टम पीरियड को में ही देखने को मिलेगा, मतलब प्रेगनेंसी में ही देखने को मिल रहा है। पढ़ा ना अपन ने अभी कि प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है वो 3 तरीके के देखने को मिल सकते हैं, गेस्टेशनल, प्री-एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया। तीनों में डिफरेंस क्या है अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या बोलेंगे, एंटीपार्टम पीरियड बोलेंगे। और इस एंटीपार्टम पीरियड में ही सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, एक्लैम्शिया देखने को मिलता है। ठीक है, इंट्रापार्टम में नहीं बोलेंगे, पोस्टपार्टम में नहीं बोलेंगे, पार्चुरेशन में नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉपकॉर्न एंड नट्स शुड नॉट बी गिवन टू अ टॉडलर। ओके ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक का। टॉडलर किसको बोलते हैं, जब बच्चा कौन सी एज में हो, 1 से लेके 3 साल की उम्र का बच्चा हो, 1 to लेके 3 इयर्स का जब बच्चा है उसको क्या बोलते हैं, टॉडलर बोलते हैं। तो टॉडलर को पॉपकॉर्न और नट्स नहीं दिए जाते। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों, पॉपकॉर्न एंड नट्स शुड नॉट बी गिवन टू अ टॉडलर, व्हाई। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 है विल स्पॉइल द चाइल्ड एपिटाइट, कि जो उसका भूख लगने वाला सेंटर है उसको स्पॉइल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है कैन कॉज टूथ डिके, कि जो दांत है उनको तोड़ देंगे। ठीक है, and C can are easily aspirated and D is have very little nutritive value। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू तो खूब होती है पॉपकॉर्न के अंदर और नट्स के अंदर, खूब कैलोरीज हैं, ठीक है, फैट भी मौजूद है ना, प्रोटीन भी है, नट्स में खूब प्रोटीन है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज में ले रही हूँ, ये क्या है, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। विल स्पॉइल द चाइल्ड्स एपिटाइट, क्या पॉपकॉर्न खाने से, नट्स खाने से चाइल्ड का एपिटाइट स्पॉइल हो जाएगा? नहीं, स्पॉइल नहीं होगा, ऐसा तो कुछ भी खाने से स्पॉइल हो सकता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर है? यस। सेकंड है कैन कॉज टूथ डिके, बेटा टूथ डिके नहीं करता, पॉपकॉर्न और नट्स कभी भी टूथ डिके नहीं करते, कोई अपन भाटे तो चबा नहीं रहे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है दैट इज व्हाट आर इजीली एस्पायरेटेड, जो बच्चे की वॉलेंट्री मसल्स होती हैं बेटा वो कंट्रोल में नहीं आती हैं इतनी जल्दी। ये जब बच्चा क्या है बहुत छोटा है, ठीक है, 5 साल तक के बच्चे को बहुत दे कैन नॉट डाइजेस्ट हैवी फूड्स। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, वीनिंग आपने पढ़ा है, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू वीनिंग उसको क्या दी जाती है, उम्र के हिसाब से उसको डाइट दी जाती है। तो इन बच्चों में टॉडलर के अंदर जो फूड है, जो हैवी फूड है दैट पॉपकॉर्न एंड नट्स की तरह जो स्टोन्स के शेप्स के हैं, ठीक है, या फिर क्या है नट्स हैं, ओके, वो क्या होते हैं इजीली एस्पिरेट हो जाते हैं, मतलब फूड पाइप में जाने की वजह विंड पाइप में चले जाते हैं और बच्चे के अंदर चॉकिंग की कंडीशन हो सकती है, इसलिए इनको नहीं दिए जाते पॉपकॉर्न और नट्स। तो ध्यान दीजिएगा, टॉडलर को कभी भी पॉपकॉर्न और नट्स नहीं देने हैं, नहीं देने। आप सोचोगे यार 1 से 3 साल का हो गया दे देते हैं खा लेगा, नहीं देने, एस्पायरेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड लाइक्स टू लुक एट सेल्फ इन अ मिरर एट ऑफ डैश एज, कि एक बच्चा है वो ऐसे कौन सी एज में अपने आप को मिरर में देख सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बच्चा तो जब जन्म लेता है तभी देख लेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके जो आईज हैं, आईज के जो टिश्यूज हैं बेटा वो इतनी जल्दी मेच्योर नहीं होते कि वो अपने आप की इमेज बना सके, कि वो अपने आप की एक कॉन्केव लेंस बना, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस जो भी बनते हैं उसकी मदद से वो अपने आप की इमेज देख सके। ठीक है, अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सीधा क्वेश्चन में चलते हैं कि a child like to look at self in a mirror or at of dash age। option number 1 month, option number 2 months, option number C 4 months and option number D that is 6 months। तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है, ठीक है, तो वो बच्चा अपने आप को आराम से मिरर में खुद को देख सकता है। ठीक है, क्लियर है कि वो बच्चा अपने आप को आराम से मिरर में क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स देख सकता है। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेटर बेबी सिंड्रोम। बेटर बेबी सिंड्रोम क्या होता है, उसका दूसरा नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है कैफी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है दैट इज व्हाट शेकिंग बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी है दैट इज इन्फेंटाइल व्हिप्लैश सिंड्रोम एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या हो सकता है, पहले अपन समझेंगे व्हाट इज बेटर बेबी सिंड्रोम। तो जो बेटर बेबी सिंड्रोम है, आपने बचपन में खूब कुटाई खाई होगी, ठीक है, जब पेरेंट्स बच्चे को बहुत ज्यादा मार देते हैं,
अप टू क्या, अप टू 3 इयर्स, 3 इयर्स से पहले जब बच्चे को क्या कर दिया है, खूब पिटाई कर दी है, खूब सुटाई कर दी है 3 साल से पहले, तो उस बच्चे के अंदर बेटा एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको बोलते हैं बैटर बेबी सिंड्रोम। कब, 3 साल से बिलो। उसके बाद में अगर मार रहे हो तो बच्चा ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेता है, पिट लेता है, बट उससे पहले अगर बेचारे को मार दिया, 3 साल से छोटा बच्चा है उसको मार दिया है, तो उसके अंदर एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको बोलते हैं बैटर बेबी सिंड्रोम। कैसे, नेक में इंजरी हो जाती है, बॉडी पे घाव पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट्स हैं दे नेवर व्हाट, दे नेवर स्कोल्ड या दे नेवर हिट देयर चाइल्ड बिलो 3 इयर्स। क्लियर है कि कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि एक सिंड्रोम हो जाता है दैट इज नोन एज बैटर बेबी सिंड्रोम। उसमें बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है, इवन इसमें बहुत सारे इसका प्रिवेलेंस देखा गया है, मोर्टेलिटी रेट बहुत देखी गई है ड्यू टू बैटर बेबी सिंड्रोम। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए बैटर बेबी सिंड्रोम क्या है, एक ऐसा सिंड्रोम जब बच्चे की बहुत सुताई की जा रही है, खूब उसको मारा जा रहा है 3 साल से नीचे तक, 3 साल से कम जो एज है तब, तो बच्चे को मारना नहीं है। दिस इज माय गाइडेंस, never hit the baby below 3 years of age because there is a occurrence of batter baby syndrome। so इस बैटर बेबी सिंड्रोम की वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, बच्चे के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जो नेक है वहाँ पे इंजरी हो जाती है, बोन्स पे फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेटा बच्चा जो है वो इमेच्योर है, ठीक है, कोई से भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इट इज अ वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो बैटर बेबी सिंड्रोम है सुपरफिशियली इफ आई टॉट अबाउट यू दिस कि बैटर बेबी सिंड्रोम कि व्हेन द बेबी इट हिट बाय पेरेंट्स गार्जियंस बिलो 3 इयर्स ऑफ एज, 3 साल से कम के बच्चे को पीटना या फिर उसको मारना, ठीक है, क्या कहलाता है, क्या कर सकता है, बैटर बेबी सिंड्रोम कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसका दूसरा नाम क्या क्या होता है, देखिए इसका जो राइट आंसर बेटा वो ऑल ऑफ दीज है। इसको कैफी सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको शेकिंग बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं कि बच्चे को कई बार ऐसे हिला देते हैं तब भी उसके नेक में इंजरी हो सकती है, उसकी बोन्स में फ्रैक्चर आ सकता है, इसलिए इसको शेकिंग बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसको इन्फेंटाइल व्हिप्लैश सिंड्रोम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इन्फेंटाइल व्हिप्लैश सिंड्रोम भी बोला जाता है। साथ ही साथ में अगर एक एक्स्ट्रा इसका नाम बताऊं, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन एक्सीडेंटल सिंड्रोम। नॉन एक्सीडेंटल सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉन एक्सीडेंटल, कि कोई एक्सीडेंट से बच्चे को इंजरी नहीं हुई है, नॉन एक्सीडेंटल मतलब वॉलेंटरी उसको मारा गया है, तो क्या कहा जा रहा है, नॉन एक्सीडेंटल सिंड्रोम। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, ओके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।